नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78। और अगर आपको इन आर्टिकल से पहले के आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें आप देख सकते हो। मैंने आपको इससे पहले के सारे आर्टिकल उन सभी में पढ़ाए हुए हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो आता है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 का पॉइंट 1 ये कहता है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब ये जो मुख्यमंत्री है, इसको प्रेसिडेंट यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, मतलब उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और जो बाकी मिनिस्टर्स होंगे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, उनको भी हमारे जो राष्ट्रपति हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं, वही नियुक्त करेंगे। वो ये जो नियुक्ति है इसको वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह के साथ में करेंगे। मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है वो बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स हैं उनको प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से नियुक्त करेगा। अब नीचे है 1 का ए। तो 1 का ए ये कहता है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब ये है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स होंगे उनकी जो संख्या है, मतलब उनके जो नंबर हैं, वो जो हमारे हाउस ऑफ पीपल के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनके आधे होने चाहिए, मतलब 50% होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इसके बाद में है 1B जो कि कहता है, ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified for being a member of that house under paragraph 2 of the 10th schedule shall also be disqualified to be appointed as a minister under clause 1 for the duration of the period commencing from the date of his disqualification till the date on which the term of his office as such member would expire, or where he contests any election to either house of parliament before the expiry of such period till the date on which he is declared elected, whichever is earlier। मतलब ये है कि जो मान लो कोई मेंबर है जो कि हमारे किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का कोई व्यक्ति है जो कि मेंबर था, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मान लो बिलोंग करता है, मान लो वो इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो वो जो व्यक्ति है जिसको कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो अपने आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उससे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद में है पॉइंट 2 जो कि ये कहता है, द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो तब तक अपने ऑफिस को, मतलब अपने काम को होल्ड करेंगे जब तक जो प्रेसिडेंट है, मतलब जब तक जो प्रेसिडेंट है वो अलाउ करेगा। मतलब यह है कि मान लो कोई मिनिस्टर है जिसको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकालना है, तो जो प्रेसिडेंट है अगर वो चाह लेगा कि उस मेंबर को उस काउंसिल से निकालना है तो वो तुरंत निकाल दिया जाएगा। इसके बाद में है पॉइंट 3 जो कि ये कहता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। मतलब यह है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये हाउस ऑफ पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद में पॉइंट 4 जो कि ये कहता है, बिफोर ए मिनिस्टर एंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ द ऑफिस and the secrecy according to the form set out
फॉर द पर्पस इन द थर्ड शेड्यूल। मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ज्वाइन करेगा या फिर अपने ऑफिस के अंदर एंटर करेगा, तो उससे पहले उसको प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी होगी और साथ ही में जो भी हमारे सीक्रेसी लॉज हैं उन सब का पालन भी करना होगा। इसके बाद में पॉइंट 5 जो कि ये कहता है, ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive month is not a member of the either house of the parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister। मतलब ये है कि कोई मिनिस्टर है जो कि लगातार 6 महीनों के लिए किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो आपको पता है ऐसी कंडीशन में वो जो मिनिस्टर है उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो उस हालत में उस मिनिस्टर की जो एक तरीके से कह सकते हो जो उसकी ऑफिस है या फिर जो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह मिली है वो भी उससे चली जाएगी, मतलब वो भी उसे छीन ली जाएगी। द सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स shall be such as parliament may for time to time by law determine and until that determines shall be as specified in the second schedule। मतलब ये है कि जो सैलरी है और जो अलाउंस है वो मिनिस्टर्स का उसको कौन तय करेगा, उसको तय करेगा पार्लियामेंट यानी कि संसद। ठीक, और अगर संसद कोई लॉ बना के इसमें बदलाव करता है या अगर नहीं करता है तो फिर उस कंडीशन में जो सेकंड शेड्यूल में जो भी चीज दी हुई है उस हिसाब से इनको अलाउंस और सैलरी दी जाएगी। इसके बाद अगला है आर्टिकल 76 जो कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर है। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करेंगे और जो अटॉर्नी जनरल है उसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सच लीगल matters and to perform such other duties of a legal characters as may from time to time be referred or assigned to him by the president and to discharge the function conferred on him by or under this constitution or any other law for the time being in force। मतलब ये है कि इसमें क्या रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल का जो काम होता है, जो उसकी ड्यूटी होती है वो होती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की सरकार को समय समय पे सलाह देगा कि उनको कोई भी लीगल काम है उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और एक और चीज, ये जो सलाह देता है अटॉर्नी जनरल इसको मानने के लिए जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बाध्य नहीं है। मतलब डिपेंड करता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानना चाहे तो मान सकती है, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकती है। फिलहाल ये जो अटॉर्नी जनरल होता है इसका काम यही है कि ये क्या करेगा, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको सलाह देगा। In the performance of his duty, the Attorney General shall have right of audience in all the courts in the territory of India। मतलब ये है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है इसको भारत की टेरिटरी में, मतलब भारत की जो भूमि है उसमें स्थित किसी भी कोर्ट में मतलब किसी भी कोर्ट में पेश होने का अधिकार है। The Attorney General shall hold office during the pleasure of the President and shall receive such remuneration as the President may determine। मतलब ये है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो प्रेसिडेंट की इच्छा के हिसाब से जो उसका कार्यकाल है वो चलेगा और साथ ही में जो अटॉर्नी जनरल है उसको सैलरी नहीं दी जाती है बल्कि उसको रेमुनरेशन दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि सरकार के लिए काम करने पे उसको कुछ मुआवजा एक तरीके से दिया जाता है। और क्या दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इसको जो डिसाइड करता है वो प्रेसिडेंट करता है। इसके बाद अगला है आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 का वन ये कहता है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी काम हैं उनको प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के नाम के अंदर रखा जाता है। मतलब यह है कि कोई भी काम अगर भारत की सरकार कर रही है तो उसको ऐसा माना जाएगा कि ये जो काम है ये राष्ट्रपति द्वारा या फिर राष्ट्रपति करा रहे हैं। ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन रूल्स टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट which is so authenticated
shall not be called in questions on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president। मतलब ये है कि कोई भी ऑर्डर है या फिर कोई भी काम है जिसको कि एग्जीक्यूट किया जा रहा है या फिर दिया जा रहा है, तो वो जो कोई भी हमारा काम है या फिर कोई भी आदेश वादेश है, उसको प्रेसिडेंट द्वारा कुछ रूल्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से बनाया जाएगा, उनके हिसाब से किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे किसी भी ऑर्डर पे या फिर किसी भी प्रकार के कोई काम पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जाएगा इस रीजन के ऊपर कि ये जो काम है या फिर ये जो ऑर्डर है ये प्रेसिडेंट द्वारा नहीं किया जा रहा है। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजिशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर ऑफ सेट बिजनेस। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास में अधिकार है कि वो रूल्स यानी कि नियम बना सकता है जो भारत सरकार के बिजनेस हैं उनके ट्रांजिशन के लिए, मतलब उनके ट्रांजिशन के लिए, और साथ ही में वो कुछ एलोकेट भी कर सकता है इन सबको मिनिस्टर्स के बीच में। अगला है आर्टिकल 78 जो कि ये कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये है कि अब नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं जो कि ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के, मतलब प्राइम मिनिस्टर को ये सारे काम करने होंगे। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट all the decisions of the council of the minister relating to the administration of the affair of the union and the proposal of legislation। मतलब ये है कि कोई भी हमारा प्रपोजल है या फिर कोई भी हमारा काम है यूनियन का जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा लिया गया है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा किया गया है, तो इसको प्रेसिडेंट को बताने का ये जो काम है ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का ही है। बी कहता है टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन of the affair of union and proposal of the legislation as president may call for it। मतलब ये है, मान लो कोई चीज है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है, मतलब कोई जानकारी है जो कि प्रेसिडेंट किसी भी काम के लिए मांगना, मतलब किसी भी काम के लिए मांगता है, तो ये जो जानकारी है ये देने का काम होगा प्राइम मिनिस्टर का ही। इसके बाद में इसका आखिरी पॉइंट है सी पॉइंट जो कि ये है इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड to submit for the consideration of the council of the ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which is not been considered by the council। मतलब ये है कि मान लो कोई मिनिस्टर है जिसने कि कोई फैसला लिया है या फिर उसने कोई प्रस्ताव दिया है जिसका जो जिक्र है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हुआ है, तो वो प्रस्ताव अगर राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा तो राष्ट्रपति जो है वो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रख सकता है और राष्ट्रपति को ये जो प्रस्ताव है, जो भी चीज है, ये बताने का काम प्राइम मिनिस्टर का ही होगा। तो ये तो थे हमारे आज के सारे आर्टिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।